मैं आशुतोष आपसे शुरू कर रही हूं। बंगाल में सारी कोशिशों को धता बताते हुए कांग्रेस की ममता बनर्जी ने कह दिया कि 42 की 42 पर हम लड़ेंगे। उम्मीदवारों की परेड भी हो गई, नामों का ऐलान भी हो गया। अब ये बंगाल की जो 42 सीटें हैं, ममता बनर्जी के अकेले लड़ने पर बीजेपी की राह थोड़ी आसान होती है या ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होती है? यहां से शुरू। देखिए, इस जो आपने सवाल पूछा है इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि जो पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स है उसमें अगर आप देखें तो यह कहेगा कि भाई इंडिया गठबंधन में तो टूट फूट हो रही है। जो ममता बनर्जी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रपोज करने की कोशिश की थी और एक तरीके से प्रपोज भी कर दिया था, वही ममता बनर्जी बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं करना चाहती और इंडिया गठबंधन एक तरीके से वहां टूट चुका है। अब मतलब टूट गया है, टूट चुका क्या, टूट गया है एक तरीके से। तो पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स के लिहाज से तो ये अपने आप में गलत संदेश देता है और ये संदेश देता है कि दरअसल इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इनके नेता आपस में लड़ते रहते हैं और अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपनी अपनी ईगो के लिए वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर इसको ठीक सिर्फ बंगाल के परिप्रेक्ष्य में अगर आप स्टोरीज को देखेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि बंगाल के अंदर आज भी जो सेंटिमेंट का एक बड़ा हिस्सा है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी या एंटी ममता बनर्जी जो सेंटिमेंट है जिसको भारतीय जनता पार्टी एनकैश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बड़ा तबका है बंगाल के अंदर जो ना तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है, ना ही तृणमूल कांग्रेस को वोट देना चाहता है। अगर वहां पे कोई तीसरा फ्रंट खड़ा होता है तो उस फ्रंट को वो वोट पड़ेगा, अन्यथा जो ममता विरोधी वोट है वो उसकी अनुपस्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकता है। तो एक लिहाज से अगर आप देखें तो इस लिहाज से ये जो गठबंधन बंगाल में नहीं हुआ है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति पेश नहीं करता है। लेकिन इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर बहुत कमजोर है। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें टीएमसी और बीजेपी के बीच में 3% का वोटों का फर्क था, मात्र 4 सीटों का अंतर। हाँ, 4 सीटों के अलावा उधर 18। हाँ, मेरे लिए महत्वपूर्ण यह कि जो वोटों का प्रतिशत है वो गैप बहुत कम है और 3% का गैप का मतलब यह है कि 1.5% वोट अगर ममता बनर्जी का नीचे गिर जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी और उनके वोट लगभग एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं अगर वो बीजेपी में जुड़ जाते हैं। हाँ। तो वो जो स्थिति है उस स्थिति में आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में तगड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में अगर नरेंद्र मोदी का जादू बंगाल में सिर चढ़कर बोलेगा तो ममता बनर्जी को दिक्कत आएगी। हाँ। और मुझे लगता है कि इसीलिए ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी ने शायद अंदर खाने कहीं ना कहीं एक समझ पैदा की है कि पब्लिकली भले ही हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई पड़े लेकिन जो एंटी ममता वोट है, जो अगर पूरी तरीके से अगर कांग्रेस भारतीय टीएमसी का साथ जाएगी वैसी स्थिति में वो वोट बीजेपी के पास जा सकता है। क्या उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं क्या? तो अगर उस पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये एक रणनीतिक फैसला है और इस रणनीतिक फैसले में आपने एक बात जरूर सोचा होगा कि ममता बनर्जी ने कहीं इस बात का खुलासा नहीं किया है। हाँ। पहले भी उन्होंने इस बात को कहा था कि बंगाल के अंदर भले हम गठबंधन करें या ना करें लेकिन बंगाल के बाहर हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आशुतोष, लेकिन ये जो तीसरे मोर्चे की आप बात कर रहे हैं इसमें अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं क्या कि लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर वो तीसरा मोर्चा बनाएंगे या यहां भी एक और डाइसेक्शन की उम्मीद दिखती है? मुझे लगता है कि देखिए, पहली बात तो हमको ये समझना चाहिए कि जो अगर लोकसभा चुनाव को अगर प्रामाणिक मानते हैं 2018 का तो 40% वोट भारतीय जनता पार्टी का और 43% टीएमसी का। इसका मतलब 83% वोट जो है वो पूरी तरीके से कंसोलिडेटेड हो सकता है। पिछले 4-5 सालों के अंदर ये वोट जो 83% है वो कंसोलिडेट होकर 86% या 87% के आसपास भी जा सकता है। इसका मतलब ये कि 10 से 12% वोट वो है जो आज भी किसी भी तरफ जा सकता है और अगर ये 10-12% का अगर 5% वोट भी अगर बीजेपी के साथ चला जाएगा तो फिर वहां ममता बनर्जी के लिए बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। ये संदेश खली वाले इंसिडेंट्स को भी ये मानकर चला जा रहा है कि ममता बनर्जी के अगेंस्ट जा सकता है। सेंटीमेंट्स को भुनाने की कोशिश जो बीजेपी की तरफ से हुई है ग्राउंड पर, इसका इंपैक्ट कुछ चुनावों पर देखते हैं आप?
सीट के लिहाज से। आपको याद होगा कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक इन्वेडिंग आर्मी की, मैं बहुत सोच समझ के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इन्वेडिंग आर्मी की तरीके से उसने पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव लड़ा था। और कुछ ओपिनियन पोल्स तो ऐसे थे जो साफ तौर पर कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को 200 के आसपास सीटें मिलेंगी। कुछ बहुत ही प्रामाणिक एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी तक में कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बीजेपी जो है वो टीएमसी से आगे निकल जाएंगी। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो पता चला कि 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। अब अगर इसको आप 2019 के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो यह भारतीय जनता पार्टी का निराशाजनक प्रदर्शन पश्चिम बंगाल के अंदर था। तो मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली के बहाने एक बार फिर परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी के लिए स्थिति ठीक नहीं है। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि संदेश खाली का जो भी मुद्दा है वो बहुत ही लोकलाइज्ड इफेक्ट होगा। 1 या 2 विधानसभा की सीटें उससे प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन जो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि इसके बहाने महिला वोटर जो टीएमसी की बहुत चाहते हैं वो टूटने की, ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। हालांकि ममता बनर्जी ने बसीरहाट का टिकट काट दिया है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो नुसरत जहां वहां से सांसद थी और बसीरघाट इलाके में ही ये संदेश खली पड़ता है। नुसरत जहां का टिकट ममता बनर्जी ने टू बी ऑन अ सेफर साइड काट दिया है।